हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग का जो आज का नया टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें, अर्थात यहाँ पर जो जल अवशोषण है उस जल अवशोषण की क्रियाविधि को पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि जल अवशोषण मतलब यहाँ पर किस चीज का पढ़ना है। तो जो जल अवशोषण होता है, प्लांट्स जो होते हैं किस प्रकार से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे वो जो जल होता है वो उसकी जड़ों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात किया जाए, जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सबसे पहला एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन अर्थात सक्रिय अवशोषण होता क्या है। देखिए, जो सक्रिय अवशोषण होता है ये प्रक्रिया कब होती है, इस चीज को जानना आवश्यक होता है। देखिए, सक्रिय अवशोषण तब हो रहा होता है कि जब ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया यानी वाष्पोत्सर्जन, जब ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया बहुत ही स्लो यानी कि ट्रांसपीरेशन क्या है, बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। ट्रांसपीरेशन बहुत ही स्लो हो रहा है और जो सॉइल है उस सॉइल में वाटर पर्याप्त रूप से उपस्थित हो। जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से हो और मृदा में जल पर्याप्त रूप से उपस्थित होता है, उस समय कार्य करता है पौधे यानी वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू जल का अवशोषण करता है। देखिए, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन शब्द है, अगर हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन शब्द है वर्ड, इसका सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कंपटीशन में, तो ये शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो प्रयोग रेनर ने किया था। रेनर ने सबसे पहले जो है सक्रिय अवशोषण शब्द का प्रयोग किया था। याद रखना है कि सक्रिय अवशोषण कब हो रहा है कि जब मृदा में जल पर्याप्त रूप से हो किंतु ट्रांसपीरेशन जो है वो धीमी गति से हो रहा होता है। उस प्रक्रिया में सक्रिय अवशोषण के द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं। अब ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार की होती है। एक जो है ऑस्मोटिक थ्रू होते हैं, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन करता है, और दूसरा जो है नॉन ऑस्मोटिक के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला समझेंगे, यहां पर इसमें भी पहला बात करें तो इसमें होता है पहला जो है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अर्थात जल का, यहां पर हम बात करेंगे जल का परासरणीय जल अवशोषण यानी ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, परासरणीय जल का अवशोषण। यानी कि यहां पर क्या किस तरह से होगी, परासरणीय अवस्था से परासरण के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। यानी वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, परासरण के द्वारा हो रहा है। परासरण कैसे होता है, तो पहले तो बात समझिए कि परासरण की परिभाषा क्या होती है। परासरण की परिभाषा भी सुन लीजिए। परासरण किसे कहते हैं, परासरण का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का विसरण होना ही परासरण कहलाता है। यानी कि परासरण की परिभाषा में याद रखना है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणु, जल मतलब विलायक, जल के अणुओं का विसरण होना ही परासरण कहलाता है। तो यहां पर परासरणीय जल अवशोषण है। किस प्रकार का जल अवशोषण है, परासरणीय जल अवशोषण यहां पर होता है। तो परासरण के द्वारा यहां पर जल का अवशोषण होगा। देखिए, इसमें होता क्या है, हमने पहले बता दिया कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन तब हो रहा है कि जब मृदा में जल उपस्थित है, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, ट्रांसपीरेशन बहुत स्लोली मूवमेंट्स में हो रहा है, उस समय वाटर एब्जॉर्प्शन यहां पर जो है एक्टिव फॉर्म में होता है। इसमें होता है कैसे, मान लेते हैं ये पौधे के एपिब्लेमा हम सेल बना लेते हैं, ये एपिब्लेमा है मान लेते हैं,
ये उसका मूल रूम है, ये मूल रूम है, ये मूल रोम हो गया और ये इसका एपिब्लेमा से हो गया। इसके बाद चूंकि इस पर क्यूटिकल एब्सेंट होता है, क्यूटिकल नहीं पाया तो ध्यान रखना है, ये इसका जो है कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो यूजुअली पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ कॉर्टेक्स होता है। तो पैरेंकाइमेटस सेल की एक संरचना बना देंगे। ये कॉर्टेक्स है, बहुस्तरीय होता है। इस चीज को ध्यान रखना कि बहुत सारे इसमें लेयर पाए थे, बहुस्तरीय संरचना यहाँ पर होती है। तो जितना हम बनाएंगे उतना हमको समझ में आ जाएगा इस वाटर एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक आवश्यक समझना होता है कि इसमें किस प्रकार से जल जो है जाता है। आपके मान लेते यहाँ पर बना देते हैं एंडोडर्मिस, बैरल शेप का होता है, ढोलक की आकृति का होता है। तो हम ढोलक की आकृति की संरचना यहाँ पर बनाएंगे। ये बैरल शेप आकृति का यहाँ पर ये हो गया एंडोडर्मिस। इसके बाद यहाँ पर होता है पेरिसाइकल, इसका यहाँ पर पेरिसाइकल होता है। एंडोडर्मिस में याद रखना कि यहाँ पर कैस्पेरिन पट्टियां जो है वो पाई जाती है। तो कैस्पेरिन पट्टियां यहाँ पर उपस्थित होती है, लेकिन ध्यान रहे कुछ पर नहीं पाई जाती कैस्पेरिन पट्टियां। कहाँ नहीं पाई जाती उसको भी समझेंगे यहाँ पर। इसको जहां पर कैस्पेरिन पट्टियां नहीं होती वो फाइसेस सेल कहलाता है, और उसके ठीक सामने प्रोटोजाइलम होता है। उसके ठीक सामने प्रोटोजाइलम होता है। चूंकि एक और इसमें ध्यान रखना है, ये हम जड़ बना रहे हैं तो जड़ में जो होता है एक्जार्क होता है, जाइलम एक्जार्क होता है, अर्थात प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। नॉमिनेशन कर देंगे, ये हमारा एपिब्लेमा हो गया, एपिब्लेमा। ये हो गया रूट हेयर। रूट हेयर पता है कि रूट हेयर कहां पाया जाएगा, जड़े चूंकि मृदा में पाए जाए तो मृदा कणों के बीच बीच में यहाँ पर ये धसी हुई रहती है। ये मान लेते मृदा के कण है, यहाँ पर मृदा के कण यहाँ पर उपस्थित है। तो ये यहाँ पर मृदा के कणों में ये है उपस्थित रहेगा। ये हो गया हमारा रूट हेयर। ये हो गया सॉइल, सॉइल हो गया। इसके अलावा जो है ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया। ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस। ये यहां पर पाइसेस सेल, पाइसेस सेल मार्गकोशिका, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइसेस सेल इसमें। इसके बाद इसको हम कहते हैं यहां पर जो है ये पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। ये होता है प्रोटोजाइलम, ये होता है मेटाजाइलम। तो इस तरह से हमने यहां पर नॉमिनेशन कर दिया। अब देखेंगे यहां पर होता क्या कि कैसे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखना है कि जैसे जो जल होता है, मृदा जल, वो 5 प्रकार के मृदा जल होते हैं। एक रन अवे वाटर होता है, बहता हुआ जल, वो कभी पौधों के लिए प्राप्त जल नहीं होता है। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल, वो भी पौधों के जड़ों के लिए प्राप्त नहीं होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, काफी गहराई में होता है, यह भी पौधों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। हमने कहा प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से प्राप्त कराया जा सकता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। एक होता है केमिकल बाइंड वाटर, यानी कि रासायनिक जल, यह भी पौधों के लिए, पौधों की जड़ों के लिए प्राप्त नहीं होता है। कैपिलरी वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर, केशिका जल, ये पौधों के लिए, जड़ों के लिए प्राप्त जल होता है। जो जल यहाँ पर भरा होता है इस मृदा के कणों के बीच बीच में, इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर होता है, ये ध्यान रखना कि पौधे जो है कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारा कैपिलरी वाटर, या इसको लिख सकते हैं सॉइल वाटर, सॉइल वाटर। तो ध्यान रहे ये कैपिलरी वाटर ही होता है। अब इसी और ध्यान देना है, चीज और यहां पर पहले समझ लेना है कि जो इसकी जड़ें हैं, जड़ की कोशिका की गुण क्या है, कोशिका के गुण क्या है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए जो रूट होता है, रूट की हम लोग बात करें, जो जड़ है, इस जड़ में जो मूल रोम है, यानी रूट में जो रूट हेयर पाया जाएगा, रूट हेयर, इसकी जो सेल होगी, रूट हेयर में जो सेल होगा, इसमें एक सेलवाल होगा। अब जैसे मान लेते हैं एक सेल है, तो एक सेलवाल भी होगा, और एक जो है इसमें साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होगा, यानी कि खास से सेल मेम्ब्रेन होगा। तो इसका जो सेलवाल होता है, सेलवाल, और एक होता है सेल मेम्ब्रेन।
चूंकि प्लांट है तो प्लांट में शैवाल पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, प्लांट में शैवाल पाया जाता है। तो इसमें जो शैवाल होता है ये शैवाल परमिएबल होता है, पारगम्य कला की भांति कार्य करता है, परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जल के अणु आसानी से इसके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमिएबल होता है। मतलब कि ये नहीं कह सकते हैं कि सभी प्रकार की जो जल है या आयंस है या मिनरल्स है वो अंदर क्यों आ सकते हैं, अर्थात ये चयन करेगा जो इसके अनुरूप होगा, जो इसके अनुकूल होगा, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो जल के अणु हो, चाहे वो मिनरल्स हो, कुछ भी हो, उसी को केवल अंदर आने या बाहर जाने देगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक चयनात्मक पारगम्य कला की भांति कार्य करता है, छन्ना के रूप में कार्य करता है। आवश्यक चीजों को ही अंदर आने देगा, अनावश्यक चीजों को अंदर आने नहीं देगा। ये यहां पर देखना है। तो असल में ये पूरा रूट हेयर होता है, इसकी जो बात करें तो इसमें वैक्यूल होता है। ध्यान देखिए इस रूट हेयर में जैसे कोशिका है तो कोशिका में वैक्यूल भी पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि पता है कि जो पौधे की कोशिका होती है उन सभी कोशिका में जो है वैक्यूल्स उपस्थित होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स कम होते हैं या पाए भी नहीं जा पाए, तो इसमें वैक्यूल पाए जाते हैं। ध्यान रखिए वैक्यूल उपस्थित होता है। और वैक्यूल जो होता है यही इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल जो घिरा होता है सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से वैक्यूल घिरा है। इससे मान लीजिए अगर हम सेल बना दें ये, तो ऊपर वाला सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अलावा इसमें केंद्रक और यही कहीं पर एक जो है वैक्यूल, एक या दो बड़ी सी वैक्यूल होगी, तो रिक्तिका, तो ये रिक्तिका रस इसमें भरा होता है। वैक्यूल में सेल सैप भरा होता है, रिक्तिका रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैक्यूल में क्या भरा होता है, इसमें जो सेल सैप भरा होता है, फिर सेल सैप, इसमें जो सेल सैप पूरी तरह से फिल्ड होता है, भरा रहता है। अब इसमें होता क्या है, एक और ध्यान देना कि जो सॉइल वाटर होता है उस सॉइल वाटर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब। देखिए वायुमंडलीय दाब की अगर हम लोग बात करें, जो मृदीय जल होता है उसका जो मृदीय जल का वाट जो है इसमें रहता है, ये इसमें होता है अप्रॉक्स लगभग जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो सॉइल वाटर है, सॉइल वाटर का जो इसमें वायुमंडलीय दाब है सॉइल वाटर का, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 वायुमंडलीय दाब होता है। क्या था पहले से मृदा, ध्यान रखिए मृदा विलयन का परासरण जो दाब होता है वो क्या नाम है इसका, वायुमंडलीय दाब होता है, या इसको कह सकते हैं डीपीडी, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि सॉइल वाटर की जो डीपीडी होती है, ये एक एटीएम होता है, क्या होता है डीपीडी। डीपीडी क्या होता है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डीपीडी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रहे डीपीडी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। डीपीडी कैसे इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे यहां पर हम थोड़ा सा, कि डीपीडी कैसे इंपॉर्टेंट है। डीपीडी जो होता है इसका एक फार्मूला होता है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर के। यानी कि टर्गर प्रेशर का मान जितना बढ़ेगा ऑस्मोटिक डीपीडी का मान उतना ही वहां पर कम होगा। तो ये यहाँ पर डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है। एक और ध्यान रखना, जो जल का मूवमेंट होता है, जो वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट, जो जल का मूवमेंट होता है, ये सदैव जो है हमेशा जो अगर बात करें तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। ये सदैव क्या होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रख लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान रख लीजिए और ये फार्मूला को अपने दिमाग में स्थिर कर लीजिए, क्योंकि इसी पर पूरा बेस्ड होने जा रहा है हमारा जो है
ये ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम देखेंगे। तो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगर हम देखें तो इसमें एक चीज को कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। वाटर मूवमेंट्स कैसे होता है? वाटर मूवमेंट्स थ्रू लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। डीपीडी मींस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता के नाम से इसको हिंदी में जानते हैं। और इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को परासरण दाब कहते हैं, टीपी टर्गर प्रेशर को स्फीति दाब के नाम से जानते हैं। तो ये चीज यहां पर ध्यान देना है। तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी चल रहा है। तो ये हमारा जो सॉइल वाटर है, यानी कह सकते हैं जो यहाँ पर मृदा विलयन है, जो सॉइल सोल्यूशन होता है, इसकी डीपीडी कितनी होती है? इसकी डीपीडी होती है, पहले से ज्ञात है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जबकि वैक्यूम में जो सेल सैक भरा हुआ है, इस सेल सैक की जो डीपीडी होती है, ये जो होती है, ये 2 एटीएम या कभी कभी 3 to 8 एटीएम तक होती है। एटीएम मतलब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। तो यहां पर लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूवमेंट होगा वाटर का, ये चीज ध्यान में पहले बता चुके हैं। अब यहां पर कैसे वाटर अंदर क्यों फिल करता है, ये चीज देखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले बताया कि यहां पर जो कोशिका भित्ति होती है वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी जैसे सेल वॉल, जैसे ही रूट हेयर है, रूट हेयर के संपर्क में आएगा, क्या आएगा? रूट हेयर के संपर्क में जैसे वाटर आएगा तो इसके थ्रू सेल वॉल इम्बिबिशन होगा। यहां पर अंतः शोषण के द्वारा जल कोशिका भित्ति को पार करके इसकी कोशिका कला में पहुंच जाएगा, यानी जल के अणु यहां तक पहुंच जाएंगे। जल के अणु जो है यहां तक पहुंच जाएंगे, किसके थ्रू पहुंचेंगे? इम्बिबिशन होगा, इम्बिबिशन के थ्रू पहुंचेंगे। अंतः शोषण के द्वारा जो है, जो जल है वो कोशिका भित्ति से होते हुए अंदर की ओर पहुंचने, लेकिन कोशिका कला को पार नहीं करेगा। ये सारे जल या करके यहां पर रुके रहेंगे, इस कोशिका भित्ति और कोशिका कला के बीच में उपस्थित होंगे, अंदर को इंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम बता चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करता है। दैट्स मीन ये जो है केवल चयनात्मक चीजों को जो चयन किया है, सेलेक्टिव चीजों को अंदर आने या बाहर जाने देता है। अब क्या होगा? चूंकि यहां पर इम्बिबिशन हुआ, लेकिन पहले बता चुके हैं जिसका सेल सैक होता है इस वृत्तिका का, ये अधिक होता है, इसकी डीपीडी अधिक होती है, इसकी डीपीडी हाई है, डीपीडी हाई होती है। जबकि जो जल आया है, जो यहाँ पर सॉइल मिनरल आया है, वो मृदा विलयन, यहां पर जो है मृदा विलयन सॉइल जो यहाँ पर सोल्यूशन है, वो सॉइल सोल्यूशन मृदा विलयन का डीपीडी कम है। कितना कम है ये हमने पहले बता दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग होता है। जबकि जो सेल सैक है उसके जो डीपीडी है वो 1 से अधिक अर्थात 2 या उससे भी अधिक हो सकता है। इस प्रकार से जो जल है वो जल इसके अंदर आकर के पहुंच जाता है इस वाली कोशिका में, अर्थात रूट हेयर में पहुंच गया। रूट हेयर को हम मान लेते ए सेल और इसको नाम दे देते बी सेल, सी सेल, डी सेल, ई सेल, एफ सेल, सी सेल, एफ जी सेल। तो ये इस तरह से मालिक बना लिए हैं, ठीक है। अब ये जैसे एक कोशिका में मृदा आकर के भरना शुरू होगा, जैसे मान लेते सपोज करते एक बैलून है, उस बैलून में जब वाटर भरना शुरू करेंगे तो ये फूल जाएगा, वाटर भरना शुरू करेंगे तो ये यहां पर फिल हो जाएगा, अर्थात यहां पर जो है ये फूल जाएगा। अब ये यहां से जैसे फूलेगा ये, तो जैसे जैसे फूलेगा इसकी डीपीडी अपने आप जो है यहां पर, जैसे ये इसमें वाटर आया है और इसमें डीपीडी, इसमें वाटर जैसे भरना शुरू किया, इसकी डीपीडी अपने आप लो होना शुरू हो जाएगी। एक कोशिका में रूट हेयर में जब मृदा विलयन आ करके यहां पहुंचता है तब इसकी डीपीडी मान जो होता है वो यहां पर जो है कम हो जाएगी। और जैसी ए की डीपीडी वैल्यू जो ए है, इसकी डीपीडी अब चूंकि जब वाटर आया या टर्जिड स्टेज में आ गया, इसको कहते हैं टर्जिड स्टेज। टर्जिड का मतलब होता है तनना, तन जाना, यानी कि वहां पर पूरी तरह से तन जाना। तो ये यहां पर कोशिका क्या है, फूल जाएगी।
और ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं फ्लैसिड स्टेज कहते हैं, अर्थात स्लथ अवस्था कहते हैं। इस दशा में कोशिकाएं अपने जो है वो संकुचित अवस्था में रहती हैं। तो ये यहां से जो टर्जिडिटी है, जैसे टर्जिड स्टेज में कोशिका होती है, फूलती है, ये यहां पर कोशिका जैसे से फूलेगा ये डीपीडी इसका लो होना शुरू हो जाएगा। जितने उसमें जल आएगा, इसी फार्मूले पर बेस्ड है, जैसे जैसे उसमें जल आएगा वो फूलता जाएगा और उसकी टर्जिडिटी अपने आप जो है वहां पर जो है वो टर्जिडिटी बढ़ेगी, और जितनी टर्जिडिटी बढ़ेगी उतने ही उसकी डीपीडी लो होगी। क्योंकि जैसे टर्जिडिटी का मान, टीपी का मान बढ़ता है, वैसे उसे डीपीडी का मान घटेगा। ये ध्यान है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। टीपी का मान जितना हम, और डीपीडी बराबर ओपी होता कब, जब टीपी का मान 0 हो। लेकिन टीपी का मान जितने हम बढ़ाएंगे वैसे ही जो ओपी का मान है वो ओपी में से घटता जाएगा, अपने आप डीपीडी जो है वो कम होता जाएगा। जैसे ही अब यहां पर क्या हुआ कि कोशिका में जैसे जल आना शुरू हुआ, यह तलना शुरू हो गया, और अब ये कोशिका अब फूल गई और इसकी डीपीडी यहां पर लो हो गई। किसकी तुलना में लो हो गई? इस बी वाले की तुलना में लो, क्योंकि बी में तो ऑलरेडी यहाँ पर जल नहीं है, तो स्लथ अवस्था में है, तो ये इसकी डीपीडी अधिक रहेगी। तो जैसे अब डीपीडी इसकी अधिक हो, इसकी कम हो गई, अब ये जल यहां से मूव करके यहां पर आ जाएगा। अब ये चीज और दिमाग में कि ये जल अभी खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वाटर होता है, जो जल के अणु होते हैं, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स पाया जाता है। इनके बीच में कोहेसिव फोर्स पाया जाता है, ससंजन बल पाया जाता है। ससंजन बल के कारण जो है, जो जल के अणु होते हैं आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि अपने आप खींचते हुए जो है चलते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये वाटर, अब पीछे से वाटर किस पे फिल होगा और यहां से वाटर इसमें पहुंचेगा। इस तरह से वाटर जो है वो जल के अणुओं में ससंजक बल के कारण खींचते हुए चले जाते हैं। अब ये ए से पहुंचता है बी में, जैसे फिर बी में पहुंचेगा, अब इसकी डीपीडी लो होने लगेगी, किसकी तुलना में? सी की तुलना में। फिर यहां से लो से फिर टू हाई, डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी चल रहा है जल यहां पर। फिर ये यहां से यहां पर डी में पहुंचेगा, ए पहुंचेगा, एफ में पहुंचेगा, जी में पहुंचेगा। ये ध्यान है कि ये इसके पास आएगा। मान लेते ये जल यहां से यहां चला गया, यहां चला गया, तो भी इसमें नहीं जाएगा। ये जल यहां से घूमते हुए आएगा और तब यहां से इसमें इंटर करेगा, क्योंकि पैसे सेल के द्वारा ही जल आगे की ओर जा सकता है। अब ये वाटर यहां से चलते हुए पहुंच जाता है एंडोडर्मिस के पैसे सेल में। किसके थ्रू पहुंचा? तो ध्यान रखिए, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी चल रहा है, यानी कि यहां पर जो है परासरण के नियम के अनुसार पूरी प्रक्रिया होती है। यानी इसको कह सकते हैं कि किसके थ्रू हो रहा है? ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण के नियम के अनुसार जो यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि विसरण प्रवणता के अनुसार जो है ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो ये यहां से वाटर पहुंचा एंडोडर्मिस के पैसेज सेल में। अब ये यहां पर जब पहुंचता है तो फिर अब इसकी डीपीडी लो हो जाएगी, और इसकी तुलना में पेरीसाइकिल की, तो पेरीसाइकिल से होते हुए ये जो जल होता है वो पहुंच जाता है इस जाइलम, प्रोटोजाइलम तक। क्योंकि प्रोटोजाइलम की डीपीडी अधिक रहेगी इसकी तुलना में, तो इस तरह से जो वाटर होता है वो जल बिना किसी दाब के, केवल एक परासरण की प्रक्रिया हो रही है, और जल जो है वो मूल रोम से चलते हुए परासरण की क्रिया के द्वारा ये यहां से चलते हुए ये पहुंच जाता है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होते हुए जाइलम तक पहुंचता है। और जब एक बार जाइलम में आ गया जल, एक बार जाइलम में जल आ गया, फिर इस प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम और मेटाजाइलम से ऊपर की ओर, अर्थात ऊपर की पत्तियों तक पहुंचना शुरू कर देती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं यहां पर जो ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन या ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो देखें कि किस प्रकार से परासरण की क्रिया के द्वारा जो जल है वो जल ट्रांसफर हो रहा है इस मूल रोम से होते हुए, जल चलते हुए कोशिका से कोशिका, और ये आगे की ओर बढ़ते भी। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये भी कई प्रकार में पढ़ाएंगे हम लोग। ये जो हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं 3 प्रकार से होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेनस पाथवे। तो 3 प्रकार से भी जो है जल का यहाँ पर मूवमेंट होता है, लेकिन हम एक समझने के लिए केवल वाटर एब्जॉर्प्शन आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पाथवे नहीं पढ़ रहे हैं।
पाथवे जब पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। अभी हम केवल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन होता कैसे। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इस थ्रू यहां से होते हुए ये पहुंच जाता है पैसेज सेल में, पैसेज सेल से पेरिसाइकिल और वहां से जाइलम में पहुंचता है। जाइलम में सबसे पहले प्रोटोजाइलम में पहुंचता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम ही वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए जड़ में जाइलम एक्जार्क होता है, लेकिन तने में जाइलम एंडार्क होता है, क्योंकि वहां वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, वहां वाटर का मूवमेंट करना है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो इस तरह से जो है ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया यहां पर रहती है। तो ये हमारा पहला था, ये ऑस्मोटिक वाटर, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखेंगे नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब बात करते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। इसके पहले हम लोग ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखें तो उसमें जो है डीपीडी के थ्रू जो भी जल था वो जल लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जो है मूवमेंट कर रहा था। लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे नॉन ऑस्मोटिक, अर्थात ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, पहली बात तो हमेशा याद रखिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये विसरण के नियमों के विपरीत कार्य करता है, यानी विरोध में कार्य करता है, या विसरण के नियम के विरोध में कार्य करता है या विपरीत कार्य करता है। नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की हम लोग बात करें, यानी कि परासरण विहीन जल का अवशोषण यहाँ पर होता है। इस प्रक्रिया में कोई पौधे के जो जड़ है या पत्तियां हैं उनकी कोई रोल यहाँ पर नहीं होती है, देखा गया। इसमें होता क्या है, जैसे जो रूट होता है, रूट हेयर, इस रूट हेयर या उसके आगे यानी जो रूट है, अगर रूट की बात करें जो रूट है इसमें जो कॉर्टेक्स सेल होती है, रूट की जो कॉर्टेक्स सेल है, इस कॉर्टेक्स सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अर्थात इसमें जो है उपापचयी क्रियाएं जो है जड़ के कॉर्टेक्स कोशिकाओं में होती रहती। कॉर्टेक्स मतलब होता है वल्कुट कोशिकाएं। तो जब जड़ के कॉर्टेक्स कोशिकाओं में उपापचयी अभिक्रिया होती है, इस उपापचयी अभिक्रिया में रिस्पाइरेशन होता है। क्या होता है? रिस्पाइरेशन होता है। और जब रिस्पाइरेशन की प्रक्रिया होती है तो इससे जो है एनर्जी जो है एटीपी के रूप में मुक्त होती है। बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या मुक्त हो रहा है? एनर्जी मुक्त हो रहा है। किसके फॉर्म में? एटीपी के रूप में। कब हो रहा है? जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती है, उस कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जब जैविक उपापचय की क्रिया होती है, उस जैविक उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप जो उसमें रिस्पाइरेशन होता है, वहां पर श्वसन होता है। उस श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में एटीपी मुक्त होती है। अब ये जो एटीपी होता है, ये ऐसी एटीपी अर्थात इसी एनर्जी की सहायता से, ध्यान रखेंगे, इसी एनर्जी की सहायता से जो रूट की कोशिकाएं होती हैं, ये रूट सेल एक तरफ तो जल को खींचती है और इसी को एनर्जी की सहायता से उस जल को किसी दूसरी ओर आगे की ओर धक्का देकर पहुंचा देती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर जो है जो कोशिकाओं में उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं, उसकी कॉर्टेक्स कोशिकाओं में, उस उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप एनर्जी जो निकलती है एटीपी के रूप में, उस एनर्जी का उपयोग करके एक ओर से जल को खींचती है और धक्का देकर आगे की ओर उसको बढ़ा देती है। यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी यहां पर परासरण के कोई भी नियम यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया परासरण विहीन जल अवशोषण। यानी जल अवशोषण हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? वो उस कॉर्टेक्स की कोशिका में जो उपस्थित एनर्जी है उसके उपयोग के द्वारा जल को खींच रहा है और फिर आगे की ओर इसको भेज दे रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरा इसमें आता है, ये पूरा एक्टिव था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब आप बात करते हैं सेकेंड है पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अर्थात यहां पर जो हम बात कर रहे हैं
कि यहाँ पर निष्क्रिय जल अवशोषण की बात कर रहे हैं। किस प्रकार का अवशोषण? निष्क्रिय। जैसे अभी तक क्या था? सक्रिय था। सक्रिय क्या था? जड़ की कोशिकाएं कहीं ना कहीं सक्रिय थी जो जल को खींच रही थी। चाहे हम लोग ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़े या नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़े, उन दोनों प्रक्रियाओं में जड़ की कोशिकाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वो जल को खींच रही थी, चाहे वो जल खींच रही हो, चाहे डीपीडी के थ्रू जल आ रहा हो, लेकिन जहां पर सक्रिय रूप से जड़ की भागीदारी थी और वो जड़ के द्वारा ही जो जल है वो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा था। यहां पर क्या है? जड़ की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर जड़ की कोशिकाएं हम कह सकते हैं कि जो रूट होता है, ऐसे याद रखना है, जो रूट होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, पैसिव फॉर्म में होता है। रूट कैसा होता है? ये पैसिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में कह सकते हैं पाया जाता है। ये यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो मतलब कि यहाँ पर जब जल का अवशोषण कैसे होता है? देखिए, पौधे जो होते हैं दोनों तरह से जल का अवशोषण करते हैं, चाहे वो सक्रिय जल अवशोषण हो या फिर जो है निष्क्रिय जल अवशोषण हो। सक्रिय जल अवशोषण में पूरी भूमिका जो होती है जड़ की होती है। जड़ से जो है जल खींचा जाता है और जल को ऊपर की ओर भेजा जाता है। लेकिन और हमने बताया था ये जो पूरी प्रक्रिया है सक्रिय अवशोषण की, ये तब होता है जब पर्याप्त मात्रा में जल हो और ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया बड़ी स्लोली हो, धीमी गति से हो रही हो। लेकिन जो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, इस प्रक्रिया में जो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है, यानी जिसके थ्रू जो है वाष्पोत्सर्जन कह सकते हैं, यानी कि जो वहां पर जल होता है वो जल पौधों के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना ट्रांसपीरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब ये ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें कैसा होता है? बहुत तेजी से होता है, वेरी फास्ट। अब कहोगे ऐसा कब होता है कि बहुत ही तेजी से ट्रांसपीरेशन हो रहा है? तो ऐसा होता है जब गर्मियों, बहुत ही ज्यादा गर्मी, जैसे मई जून का महीना चल रहा हो, तो उस कंडीशन में देखिए दोपहर के समय, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर जो है हीट होता है, बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है, जिसके कारण ट्रांसपीरेशन की दर बढ़ जाती है और जल अधिक मात्रा में ट्रांसपीरेट कर जाता है। कभी कभी पत्तियां देखें जो हर्ष प्लांट होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं, पौधे कुछ मुरझा से जाते हैं, लेकिन शाम के समय वही पौधे फिर सीधे तन जो है जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसपीरेशन कैसा हो रहा है? बहुत ही तेजी से हो रहा है, वेरी फास्ट जो है यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ट्रांसपीरेशन तेजी से हो रहा है तो क्या होगा? तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो सक्शन प्रेशर का काम करेगा, चूषण दाब का काम करेगा, वो पत्ती करेगी। क्यों करेगी पत्ती? क्योंकि ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया कहां होती है? वो होती है लीफ में। मान लेते ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। अब इसके बाद ये आ गया यहां पर जड़, मान लेते ये यहां पर मृदा है। अब देखेंगे कि यहां पर जल, ये पत्ती है, पत्ती की कोशिकाओं में जो जाइलम प्रेजेंट होता है, जाइलम यहां पर भी पाया जाएगा, कहीं ना कहीं जाइलम उपस्थित होगा और कोशिकाएं पाई जाएंगी। इसके अलावा जाइलम यहां तने में भी पाया जाएगा। इस तरह से होते हुए जाइलम जो है वो जाइलम कहां तक पहुंचता है? जड़ों तक, जैसा कि पिछले वाले जो पार्ट पढ़ा रहे थे उसमें हमने देखा। तो ये जाइलम एक कॉलम के रूप में, स्तंभ के रूप में यहां पर उपस्थित है। अब यहां जैसे जब मान लेते जब ट्रांसपीरेशन होगा तो उसके जो गार्ड सेल होंगे, वहां के जल होंगे, वहां से निकल करके स्टोमेटा रंध्र के द्वारा जो जल होगा वो जल बाहर निकल जाएगा। अब सपोज करिए कि इस कोशिका से जल निकल गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इस कोशिका से जल निकल गया
तो जिन कोशिका में, कि हमने पहले बता चुके हैं कि जब कोशिका फ्लैसिड स्टेज में हो और एक कोशिका तनी अवस्था में हो, ये दोनों में फ्लैसिड स्टेज में है, मतलब कि कह सकते स्लथ अवस्था में है, और ये तनी हुई अवस्था में, टर्गिड अवस्था में, ये पूरी संकुचित अवस्था में, ये तनी हुई अवस्था में है। जब कोशिका फ्लैसिड स्टेज में होती है तो उस समय उसकी जो डीपीडी होती है, उसकी डीपीडी जो होती है वो अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। और टर्गिड स्टेज में होती है तो उसकी डीपीडी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक, अब मान लेते हैं कि जिस कोशिका से जल निकलेगा वो कोशिका इस अवस्था में आ जाएगी, स्लथ अवस्था में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां से जल निकल रहा है बाहर, तो जब जल बाहर निकला तो स्लथ अवस्था में आएगी। तो मान लेते इस कोशिका से जल बाहर निकल गया, तो क्या होगा, अब इसके आसपास की कोशिका, ये क्या इसके आसपास की जो कोशिका बनाए यहां पर देखेंगे, ये इन कोशिकाओं की डीपीडी अधिक कम रहेगी और ये डीपीडी अधिक हो जाएगी। तो जल क्या होगा, ऑटोमेटिक यहां से इस पर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यह एक सक्शन प्रेशर का काम कर रहा है, यानी पत्ती की वे कोशिकाएं जिनसे ट्रांसपीरेशन होता है वो कोशिकाएं सक्शन प्रेशर की भांति कार्य करता है। कैसा करता है? सक्शन प्रेशर की भांति कार्य करता है, सक्शन प्रेशर। अर्थात वहां पर जो चूषण दाब लगता है, अब ये सक्शन प्रेशर होता है, इस सक्शन प्रेशर की प्रक्रिया में यहां पर जो कोशिका से जो है जल निकल जाता है, तो इस सक्शन प्रेशर यानी एक चूषण दाब उत्पन्न करता है, जो आसपास की कोशिकाएं अपना जल जो है उस जो स्लथ अवस्था है वहां पर भेजने के लिए चली जाती है। जिस तरह से अब चाहे यहाँ की कोशिकाओं वाले यहां भी है, तो यह कोशिका भी यहां से जल यहां पर भेजेगा। इससे क्या होगा, मान लेते इस कोशिका अपना जल यहां भेज दिया, तो ये स्लथ अवस्था में हो जाएगी। तो इसके बाद की जो कोशिका होगी वो अपना जल यहां पर भेज देगा। चूषण दाब काम कर रहा है, ध्यान देंगे पत्ती की कोशिकाएं चूषण दाब के रूप में काम कर रही है। फिर यहां भी कम हो जाएगी तो इसको यहां पर यहां से भेज। इस तरह से क्या हो रहा है कि यहां पर एक जो है अविरल स्तंभ, चूंकि पहले बता चुके हैं कि वाटर जो होते हैं, जल के जो अणु होते हैं उस पर कोहेसिव फोर्स पाया जाता है। अब कोहेसिव फोर्स होने के कारण जो होता है जल के अणु टूटने नहीं पाते, तो जल एक अविरल स्तंभ के रूप में चढ़ता रहता है। अब जल यहां से खींचा तो पीछे वाला जल उसके आगे आ गया, उसके पीछे उसके आगे, तो इस तरह से एक जल जो है अविरल स्तंभ के रूप में बना रहता है। तो ये कोशिकाएं अभी धीरे धीरे पहुंचती कहां है, जिन कोशिकाओं से वहां से पत्ती की जाइलम में पहुंचती, कहां पहुंचता है, जो लीफ है उस लीफ के जाइलम साइड तक पहुंचता है। अभी जाइलम साइड क्या करेगा, यहीं पर जो असल में चूषण दाब उत्पन्न होता है, सक्शन प्रेशर, वो चूषण दाब इसी जाइलम साइड पर उत्पन्न कर रहा है। जो जाइलम कोशिकाएं है वहां पर ये जाइलम सैक क्या करेगा, जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम सैक चूंकि इसमें मान लीजिए जल नहीं है तो ये जल को खींचेगी। कहां से खींचेगी, नीचे से खींचेगी। तो जल को जब खींचेगी ये जो है, तो एक क्या होगा, एक चूषण दाब उत्पन्न होगा। वो चूषण दाब जो है वो रूट में उपस्थित जो जाइलम होगी, मान लीजिए जैसे ये रूट है, अब रूट का जो जाइलम है इसमें जो जाइलम सैक है यहां से इसको खींच लेगी। इस तरह से एक अविरल स्तंभ के रूप में जो जड़ होती है, जड़ों से जल ऊपर की ओर खींचना शुरू हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, जड़ निष्क्रिय अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो नहीं, प्रेशर कौन बना रहा है, प्रेशर बना रहा है पत्ती। जो लीफ की कोशिकाएं होती है वो प्रेशर बना रही है और वो जल को खींच रही है। चूषण दाब कहां उत्पन्न हो रहा है, वो पत्ती की कोशिका में हो रही है, पत्ती की जाइलम कोशिकाओं में हो रही है। और वो जाइलम की कोशिकाएं क्या कर रही हैं, क्यों तने से और फिर जड़ों से होते हुए जल को ऊपर की ओर खींच रही है। इधर वो खींच रही है, उधर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो इस तरह से यहां पर क्या होता है, जड़ की एक निष्क्रिय भूमिका होती है, पत्ती की एक सक्रिय भूमिका में आ जाता है और इस तरह से जल ऊपर की ओर खिंचता आता है। और जल ट्रांसपिरेशन की थ्रू जो है पत्ती के द्वारा बाहर की ओर निकलती रहती है। तो ये जो पूरी रहती है इसको हम लोग कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहां पर देखें कि मैकेनिज्म
ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में दो प्रकार पढ़े, एक एक्टिव जिसमें जड़ों की भूमिका थी, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जिसमें जड़ों की भूमिका रहती, बल्कि पत्तियों की जाइलम कोशिकाओं में लग रहे उत्पन्न हो रहे चूषण दाब के कारण जो जल है वो जल अविरल स्तंभ के रूप में जड़ की कोशिकाओं से पत्ती की कोशिकाओं में लगातार पहुंचता रहता है, और इस प्रकार जो है जल में जो उसमें कोहेसिव फोर्स है, उस कोहेसिव फोर्स के कारण जल के अणु टूटने नहीं पाते हैं और वो निरंतर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं ना जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये दो मैकेनिज्म यहाँ पर होते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेकेंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देयर आर टू टाइप्स, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेकेंड नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये थी मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मिलते हैं इसके बाद इसके अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।